कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि फुलेरा गांव में भूषण के प्रधान बनने के बाद सचिव जी की जिंदगी नर्क बन जाती है। विधायक और उसकी बेटी की नाराजगी के चलते भूषण सचिव जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उन्हें पंचायत ऑफिस से निकाल बाहर करता है और उनका मोबाइल नंबर पूरे गांव में बांट देता है। नतीजा, सचिव जी हर अजीबोगरीब काम के लिए कॉल से परेशान हो जाते हैं। कभी बकरी पकड़वाने के लिए तो कभी हैंडपंप का हैंडल खोजने के लिए। एक एक्सीडेंट के दौरान सचिव जी की मुलाकात अपनी स्कूल की जूनियर तानिया से होती है, जो अब डॉक्टर बन चुकी है। दोनों की अच्छी बातचीत होती है और तानिया सचिव जी की छुट्टी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना देती है। इधर भूषण को सबक सिखाने के लिए विकास और प्रहलाद जा एक चाल चलते हैं। पंफलेट छपवा के दूसरे शहरों में चिपका देते हैं, जिसमें लिखा होता है भूषण से बवासीर का इलाज सिर्फ एक सुई में, और उसका नंबर डाल देते हैं। अब भूषण को दिन रात कॉल आ रहे हैं और वही हाल उसका हो रहा था जो सचिव जी का हुआ करता था। लेकिन इसी बीच एक खबर सचिव जी को झटका देती है। रिंकी के लिए एक रिश्ता आ गया है और वो लड़का रेलवे में इंजीनियर है। सचिव जी की आंखों के सामने सब कुछ घूम जाता है। अब आगे। उस शाम जब सारी महफिल खत्म हो गई तो पूर्व प्रधान जी यानी बृजभूषण दुबे प्रहलाद चा को एक किनारे ले गए और उनके कान में फुसफुसाए। प्रहलाद चा ये सुनकर चौंक गए और बोले, क्या बात कह रहे हैं प्रधान जी? ऐसा हो ही नहीं सकता। सचिव जी ऐसा आदमी नहीं है। ये साला जरूर भूषणवा का चाल है। इधर सचिव जी बस इंतजार कर रहे थे कि सब जाएं तो वो रिंकी को कॉल लगाएं। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही सब अपने अपने घर गए, सचिव जी ने कांपते हाथों से रिंकी का नंबर डायल किया। फोन की घंटी नहीं बजी, सीधा सुनाई दिया, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। सचिव जी का दिल बैठ गया। उन्होंने व्हाट्सएप खोला और मैसेज टाइप किया, कहाँ हो, फोन क्यों बंद है? लेकिन मैसेज पर सिंगल टिक ही बना रहा। मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। सचिव जी को रात में नींद नहीं आई। कैट की मोटी मोटी किताबें भी आज उन्हें मुंह चढ़ा रही थीं। उनका मन पढ़ाई में भी नहीं लगा। कुछ दिन ऐसे ही बेचैनी में बीते। फिर पता चला कि रिंकी अपने नाना के यहां चली गई है। एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल आया। सचिव जी को लगा फिर कोई गांव वाला है, कोई नई समस्या लेकर। उन्होंने चिढ़कर कॉल काट दिया। फोन दोबारा बजा, उसी नंबर से। सचिव जी ने खींच में फोन उठाया और गुस्से में बोला, हेलो। लेकिन उधर से जब हेलो के रूप में रिंकी की आवाज सुनाई दी तो सचिव जी का सारा गुस्सा शांत हो गया। हम बोल रहे हैं। रिंकी की आवाज में घबराहट थी। रिंकी, तुम्हारा फोन सब ठीक तो है? सचिव जी ने एक सांस में पूछा। रिंकी ने बताया कि हम नाना के यहां आए हैं। गांव में जो हल्ला हो गया है, घरवाले चाहते थे कि मैं कुछ दिन गांव से दूर रहूं। सचिव जी चौंक कर बोले, क्या हल्ला हुआ है? आपको नहीं पता? नहीं, मैं तो कई दिन से घर से बाहर भी नहीं जा रहा और प्रहलाद चा और विकास ने कुछ बताया भी नहीं। रिंकी ने सारी कहानी बताई कि गांव में शायद किसी ने उन दोनों को टंकी पर जाते हुए देख लिया था। उस आदमी ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। वो तो अच्छा है पापा को भरोसा नहीं हुआ। मैंने भी मना कर दिया। आपसे कुछ पूछें तो आप भी ना कर दीजिएगा। ये सन सचिव जी सकते में आ गए। तब आगे? रिंकी की आवाज भर आ गई। गांव तो ऐसा ही होता है अभिषेक जी। अभी तो हम ना कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर गांव वालों को ये बात पता चली कि ये सही बात है, पापा का इतने साल का बनाया इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए अभी के लिए यही सही है कि हम लोग ना मिलें और फोन पर भी बात ना करें। रिंकी ने सचिव जी को कैट की तैयारी अच्छे से करने को कहा, तभी कुछ हो सकता है। फोन कट गया। सचिव जी को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। ऐसा लगा कि अब उनका गांव में रहने का मकसद ही खत्म हो गया था। कुछ दिन से सचिव जी उखड़े उखड़े थे। एक रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी घर के बाहर किसी आदमी की आवाज आई। वो शायद किसी को बुला रहा था। अरे, कोई है? ये सुनकर प्रहलाद चा की नींद टूट गई। प्रहलाद चा उठकर बाहर देखने जाने वाले थे, तभी सचिव जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए प्रहलाद चा, मैं देखता हूं कौन है। सचिव जी बाहर गए तो देखा कि अंधेरे में कोई तो था। क्या हुआ? सचिव जी ने पूछा। धक्का लगाना है, उस आदमी ने कहा। सचिव जी को कुछ समझ नहीं आया। वो अंदर प्रहलाद चा के पास आए और बोले, प्रहलाद चा, कोई आदमी है धक्का लगाने के लिए बोल रहा है।
प्रहलाद चा अपना गमछा बांधे और बोले, लग रहा है उसका गाड़ी फंस गया होगा, चलते हैं धक्का लगवा देते हैं। फंसे हुए आदमी का मदद करना चाहिए। सचिव जी बोले, आप ही लगा दीजिए, मेरे पैर में चोट है तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। प्रहलाद चा बाहर निकले और कुछ देर बाद वो गुस्से में वापस कमरे में आए। सचिव जी ने पूछा, क्या हुआ? प्रहलाद चा गुस्से में बोले, अरे साला गंजेड़ी बिस्लावा है, साला मेरे झूले पर बैठा था और बोल रहा है कि धक्का लगा दो, भगाए हैं साले को। आज विकास अपनी पत्नी को साथ लेकर सरकारी हॉस्पिटल जा रहा था। विकास सचिव जी के पास सुबह सुबह ही आया और बोला, सचिव जी, एक बार सरकारी हॉस्पिटल वाली डॉक्टर को कॉल कर देते तो हम लोग का नंबर लग जाता। सचिव जी ने कहा, हाँ करता हूं। उन्होंने तान्या को कॉल किया। तान्या ने मदद का भरोसा दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद सचिव जी बोले, तुम लोग गाड़ी से जा रहे हो क्या? विकास ने कहा, हाँ, धीरज को बुलाए हैं, यही गांव का ही है, भाड़ा पे गाड़ी चलाता है। सचिव जी बोले, मैं भी चलता हूं, मेरा मोटरसाइकिल गैराज में पड़ा है, बनाने के लिए दिया था उस दिन, अब तक तो बन गया होगा। विकास बोला, हाँ आप भी चलिए, थोड़ा बाहर घूम आइएगा, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। गांव के ही एक ड्राइवर की गाड़ी भाड़े पर की गई थी। गाड़ी आई, तीनों निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें तान्या मिली। तान्या उन्हें भीड़ से बचाकर सीधे डॉक्टर के केबिन में ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद तान्या को इशारा किया कि डाइट के बारे में बता दो। तान्या बताने लगी, तला भुना नहीं खाना है, आयरन रिच खाना खाना है। सचिव जी भी ध्यान देकर सुन रहे थे। हॉस्पिटल से निकलते वक्त सचिव जी ने तान्या को थैंक यू बोला। तान्या ने जवाब दिया, अरे डॉक्टर बनकर भी जान पहचान वाले के काम ना आए तो क्या फायदा डॉक्टर बनने का। वहां से सचिव जी अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए निकल गए और विकास गाड़ी से पत्नी के साथ निकल गया। सचिव जी ने गैराज से अपनी मोटरसाइकिल ली। उन्हें जोर की भूख लगी थी। वो सोचे, जब फकौली बाजार आ ही गए हैं तो यहाँ का फेमस छोले समोसे खा कर ही जाएं। सचिव जी छोले समोसे वाले की दुकान पर पहुंचे। वहां एक टेबल पर अपना छोला समोसा लेकर बैठ गए। तभी उनकी नजर सामने वाली टेबल पर पड़ी। वहां नीले सूट में एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा देखते ही सचिव जी को मानो लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग आ गई। मजे की बात यह थी कि वो चेहरा जाना पहचाना था। ये तान्या थी। बस अंतर ये था कि वो सफेद कोट में नहीं थी, नीले सूट में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सचिव जी उसको देख रहे थे, तभी तान्या की नजर सचिव जी पर पड़ गई। सचिव जी हड़बड़ा गए। हड़बड़ाते हुए बोले, दूसरों को तला भुना खाने से रोककर खुद समोसा खा रही हो? तान्या मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सुना था यहाँ छोला समोसा अच्छा मिलता है, सो आज खाने चली आई। सचिव जी भी अब तक संभाल चुके थे। वो बोले, हाँ यहाँ का फेमस है, यहाँ की कचौड़ी भी फेमस है। तान्या हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, आज के लिए समोसा ही काफी है, कचौड़ी किसी और दिन। सचिव जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, और फकौली कैसा लग रहा है? तान्या बोली, अच्छा है, शहर के शोरगुल से दूर। आपका गांव कैसा है जहां कि आप सचिव हैं? सचिव जी बोले, अच्छा है, लेकिन अब रहते रहते ऊब गए हैं। बस कैट का फाइनल रिजल्ट आ जाए और हम निकलें गांव से। लग रहा है गांव कुछ खास पसंद नहीं आया, तान्या बोली। नहीं, गांव तो पसंद आया, लेकिन वही गांव की राजनीति थोड़ी गंदी है। तान्या हंसते हुए बोली, फिर तो आपने कभी हमारे हॉस्पिटल की राजनीति नहीं देखी है। राजनीति सब जगह है। एक है हमारे हॉस्पिटल में, यहां की नर्सें इसे बनराकस बुलाती हैं। बनराकस? सुनते ही सचिव जी बोले, ये बनराकस हर जगह होते हैं क्या? एक मेरे यहां भी है? तान्या बोली, लग तो रहा है, लेकिन हमको आपको तो कुछ दिन में यहां से निकल जाना है। उनका सोचिए जिन्हें जिंदगी भर बनराकस को झेलना है। जैसे ही तान्या पैसे देने के लिए बढ़ी, सचिव जी ने तान्या का भी पैसा दुकानदार को दे दिया। तान्या मना करती रही, लेकिन सचिव जी नहीं माने। लग रहा है पंचायत के काम में खूब घूस मिल रहा है, तान्या मजे लेते हुए बोली। अरे नहीं, घूस मिल रहा होता तो कैट की तैयारी करता, सचिव जी बोले। मैं मजाक कर रही थी, तान्या बोली। सचिव जी भी मुस्कुरा दिए। तान्या अपना कोट समेटी और पैदल जाने लगी। सचिव जी ये देखकर बोले, आपको छोड़ दूं? नहीं नहीं, आपकी ड्राइविंग स्किल देखी है मैंने, तान्या ने मुस्कुराकर कहा। सचिव जी भी मुस्कुरा दिए। फिर नहले पर दहला फेंकते हुए बोले, आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर किसी का भी बैलेंस बिगड़ सकता है। ये सुनते ही तान्या शर्मा गई। उसकी नजरें झुक गईं और गालों पर हल्की सी लाली आ गई। सचिव जी बोल तो दिए, लेकिन फिर वापस उन्हें अफसोस हुआ कि वो ऐसा क्यों बोले। तान्या बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी मुस्कान देकर पैदल चली गई। इधर सचिव जी भी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गए।
रात होने को आई थी। सचिव जी उस गड्ढे वाले रास्ते से तेजी से गाड़ी भगा रहे थे, लेकिन उनका दिमाग बार बार तान्या की शर्माई हुई मुस्कान पर अटक रहा था। जैसे ही वो विकास के घर पहुंचे तो देखा कि गाड़ी अभी वहीं खड़ी है और विकास बगल में परेशान खड़ा है। सचिव जी रुककर पूछे, क्या हुआ विकास, सब ठीक? विकास बोला, क्या बताएं सचिव जी, गाड़ी रास्ते में ही बिगड़ गई। कैसे कैसे यहां तक आया है, बस अभी अभी पहुंचे हैं। सचिव जी बोले, चलो फ्री होना तो प्रहलाद चा के घर पर मिलना। ये कहकर सचिव जी वहां से चल दिए। आज बहुत दिनों बाद उनके चेहरे पर एक हल्की सी असली मुस्कान थी। रात का 8 बज रहा था। अंधेरी, ठंडी और धुंध से भरी रात थी। विनोद पंचायत ऑफिस के बगल में सुनसान सड़क पर अकेला टहल रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था और इतनी चुप्पी कि अपनी सांस की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी कोहरे के बीच से एक कार धीरे धीरे सड़क कर विनोद के सामने आई। खास बात यह कि कार बिल्कुल आवाज नहीं कर रही थी, मतलब न इंजन की आवाज न टायरों की चरमराहट, जैसे भूत चला रहा हो। विनोद डर के मारे झट से एक तरफ कूद गया और छुप कर देखने लगा। कार बिल्कुल उसके पास आकर रुक गई। अब डर तो अपने चरम पर था, लेकिन उसका जिज्ञासु दिमाग बोला, चल देख के तो आ। विनोद हिम्मत करके उसके बगल में पहुंचा। खिड़की से झांक कर देखा तो कार में कोई नहीं था, न ड्राइवर, न सवारी, न कोई झोला पट्टा, बस सीटें खाली, जैसे किसी भूत ने ड्राइविंग सीख ली हो। विनोद खूब तेज वहां से भागा और सीधा पंचायत ऑफिस में घुसा। भूषण और माधव को देखते ही विनोद हांफते हुए बोला, भूषण भाई, भूत! यह सुन भूषण और माधव चौंके। भूषण बोला, कहां कहां? विनोद बाहर की ओर उंगली करते हुए बोला, बाहर, बिना ड्राइवर के एक भूत गाड़ी चला रहा है। तीनों चुपके चुपके सड़क की ओर निकले। गाड़ी सच में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। भूषण और माधव ने देखा, सच में गाड़ी में कोई नहीं था। भूषण डरते डरते लेकिन प्रधानी की अकड़ दिखाते हुए गाड़ी का गेट खोला और ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज से माधव और विनोद डर गए। विनोद चिल्लाया, भाग रे भैया भाग! भूषण ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाया, अरे चोर चोर, मेरे गाड़ी चुरा के ले जा रहा है। यह सुन भूषण ने गाड़ी रोकी। विनोद और माधव उस आदमी की ओर पहुंचे। वो आदमी ठंड में पसीना पसीना हुआ था। विनोद नजदीक जाकर देखा और बोला, अरे धीरज भैया, आप हैं? आपका आज गाड़ी भूत लेके पार हो गया होता। हमारे नए प्रधान जी ने गाड़ी में घुसकर गाड़ी को बचाया। धीरज ने पहले भूषण की ओर देखा, फिर विनोद की ओर और बोला, अरे मूर्खों, गाड़ी भूत लेकर नहीं जा रहा था। गाड़ी ऑन नहीं हो रहा था तो हम पीछे से धक्का लगा रहे थे। ये सुनकर भूषण को सारा मामला समझ में आ गया। वो गाड़ी से उतरा और विनोद की ओर घूरते हुए बोला, इनको उप प्रधानी चाहिए था, इनका बस चले तो हमारी इज्जत का फालूदा कर दें। धीरज अगला दिन ये किस्सा विकास को बताया। फिर विकास ने ये किस्सा अपने शाम वाली मंडली में सुनाई तो सबके हंस हंस के पेट फूल गए। अगर कहानी का अगला भाग चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आ रहा है तो एक लाइक करते हैं। इस चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।